नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का बीकॉम सेकेंड ईयर जिसको हम बोलेंगे थर्ड सेम में आपका सबका स्वागत है। आपने बीकॉम वन सेम का परीक्षा दिया, पास हो गए होंगे। सेकेंड सेम की परीक्षा आज से ही शुरुआत हुई है। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। आप अच्छे मार्क्स से उसमें सब पास हो गए। बीकॉम थर्ड सेम का जो व्यापारिक सन्निमय ये जो विषय है जिसको हम बिज़नेस लॉ बोलते हैं, ये बिज़नेस लॉ आपको नागपुर विद्यापीठ ने जिस प्रकार से फ्रेमिंग किया हुआ है कि यूनिट 1 में हमको क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में हमको क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में हमको क्या पढ़ना है, और चारों यूनिट्स पढ़ने के बाद में विद्यापीठ ने अगर ऑफलाइन परीक्षा होती है तो ऑफलाइन परीक्षा में किस प्रकार से पेपर का जो प्रारूप रहेगा वो प्रारूप किस प्रकार से रहेगा, इसके बारे में मैं आज थोड़ी सी आपको परिपूर्णता पूर्वक मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। तो यूनिट 1 में दो प्रकरण को रखा हुआ है, दो चैप्टर्स को रखा हुआ है। एक है व्यापारिक सन्निमय और दूसरा है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। अभी यूनिट 1 में जो व्यापारिक सन्निमय जो दिया है, व्यापारिक कायदा जो दिया है, बिजनेस लॉ जो दिया है, उसमें हमको क्या पढ़ना है कि व्यापार की जो कुछ व्यवस्था जो रखी गई है वो व्यवस्था किस प्रकार से बनाए रखे भारत में, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, परमिशन लेना पड़ेगा, डिनोस करना पड़ेगा, पार्टनरशिप में बिजनेस करना पड़ेगा। तो हम व्यापार को किस प्रकार से रखेंगे, व्यापारिक सन्निमय में हमको ये पढ़ना है कि व्यापार में व्यवस्था के बारे में हमको ज्ञात करना है, उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। कैसे आएगा मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में हमको पढ़ना है कि उसमें हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम जो है वो उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो व्यापारिक सम्मेलन की जो भी कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं जो है उसकी अधिनियम की जो कुछ रूपरेखा रहेगी। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आधारभूत शब्दावली के अंतर्गत में हमको सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है जो शब्द रूप से, शब्दावली के रूप से, जिसमें प्रस्ताव रहेगा, वचन रहेगा, वचनदाता तथा वचन गृहीता रहेगा, प्रतिफल रहेगा। उसके बाद में पारस्परिक वचन क्या होगा उसके बारे में हमको देखना है। व्यर्थ या व्यर्थ शून्य ठहराव उसके बारे में हमको देखना है। अनुबंध अथवा संविदा क्या होती है इसके बारे में हमको देखना है। यानी कि एकंदरित भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में, जिसको हम बोलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके बारे में हमको परिपूर्णता जानकारी लेना है और ये रहेगा यूनिट 1 में। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट 1 में हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले व्यापारिक सन्निमय के बारे में पढ़ना है, उसके बाद में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। उसके बाद में हमको देखना है कि यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 में हमको वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, सेल ऑफ गुड एक्ट्स 1930 के बारे में हमको पढ़ना है। अभी वस्तु विक्रेता रहेगा, खरीदार रहेगा, या हम किसी और से वस्तु को परचेस करके हम और से दूसरे को बेचेंगे, बराबर है। यानी हमारे लिए एक विक्रेता रहेगा और हम दूसरों के लिए विक्रेता रहेगा। फिर इसमें जो भी कुछ अनुबंध रहेंगे तो उसके अंतर्गत में जो कुछ अधिनियम रहेगा तो वो अधिनियम किस प्रकार से फ्रेमिंग किया हुआ है भारत में 1930 के हिसाब से, वो हमको परिपूर्णता से जानना है। उसके बाद में यूनिट 2 में हमको देखना है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, जिसको हम बोलेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बराबर है, 1932। तो पार्टनरशिप, भागीदारी, आपने 12th स्टैंडर्ड में भागीदारी कुछ प्रमाण में आपने पढ़ा होगा, बराबर है। उसके बाद में आपने कंपनी लॉ में भी बहुत कुछ पढ़ा होगा। अगर आपको कंपनी लॉ होगा तो आपने कंपनी लॉ में भी भागीदारी पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत में 1932 के हिसाब से किस प्रकार से उसका सिस्टम्स को अप्रोच किया है, एक्चुअल में भागीदारी क्या है, भागीदारी किस प्रकार से रहेगी, इसकी सारी की सारी जानकारी हमको इसमें पढ़ना है। उसके बाद में यूनिट 3 हमको देखना है। यूनिट 3 में हमको देखना है विनियन साध्य अधिनियम 1881, जिसको हम बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881।
विद्यार्थी मित्रों थोड़ा सा इसके बारे में देखना कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, विनिमय साध्य अधिनियम 1881 जो है, इसमें हमको पढ़ना है कि विनिमय साध्य लेख या लेख पत्र का अभिप्राय क्या है, और उसके बाद में प्रतिज्ञा पत्र क्या होते हैं, विनिमय विपत्र क्या है, या चेक क्या है, या आदेशित व्यक्ति या वाहक को किस प्रकार से देन लेन होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हमको विनिमय साध्य अधिनियम में पढ़ना है। और ये थोड़ा सा, ये जो प्रकरण जो है ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, बैंकिंग सिस्टम्स के आधारित ऊपर में है। तो इसमें कैसा रहेगा, जनरली यहाँ पे क्या होता है कि हमको कैसा है, मन से लिखने की हमारी बातें बहुत होती है, बराबर है। हम क्या करते हैं, हम पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद में हम अपने मन से लिखने की बहुत सारी बड़े पैगामी के रूप में कोशिश करते हैं। अभी इसमें कैसा होता है, जहाँ पे लॉ आता है, जहाँ पे कायदा आता है, तो वो कायदा की जो कुछ लैंग्वेज इन्फ्लेक्स होती है, जिस प्रकार से कायदे की जो भाषा जो रखी जाती है, उसके बारे में हमको लिखना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा कैसा है, डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए हम उसको क्या करना पड़ेगा, हमको लिख लिख के हमको देखना पड़ेगा। तो अभी देखिए, एक मैं सादा सिंपल एग्जाम्पल्स बताता हूँ। विनिमय साध्य अधिनियम 1872 है ना, साध्य अधिनियम, परिक्रामित जिसको हम बोलेंगे। और अगर हमने इंग्लिश में अगर हमने थोड़ा सा देखा तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इजी शब्द अगर हम सुनते हैं तो बहुत इजी है। विनिमय साध्य अधिनियम थोड़ा सा क्रिटिकल शब्द लगता है ना, कभी हमने सुना नहीं है, लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमने सुना है, कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको देखना है। उसके बाद में मनी लैंडिंग प्रतिबंध अधिनियम 2002, हाँ ये तो सब जानते हैं, नोटाबंदी जब हुई तो उसका मकसद ही ये था कि जो लोग ब्लैक मनी से बहुत सारे काम करते हैं उसके ऊपर में प्रतिबंध लाने की इसमें कोशिश की गई है। और ये मनी लैंडिंग अधिनियम प्रतिबंध अधिनियम 2002 में जब से इस्टेब्लिश हुआ, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमको ये पढ़ना है कि जो ब्लैकमेल्स जो मनी है वो उसके ऊपर में किस प्रकार से लॉ को इम्प्लीमेंट्स किया है, अधिनियम को इम्प्लीमेंट्स किया है, वो हमको उसके बारे में देखना है। उसके बाद में उपभोक्ता यूनिट 4 की मैं बात कर रहा हूँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जिस प्रकार से व्यापारियों को अधिनियम दिया हुआ है, उसी प्रकार से जो भी उपभोक्ता रहेगा उसके लिए क्या संरक्षण दिया गया है, अधिनियम में क्या संरक्षण दिया गया है, सन्निमय में क्या सिक्योरिटीज इम्प्लीमेंटेशंस की गई है, उसके बारे में हमको देखना है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि जो भी कोई उपभोक्ता रहेगा उसके संरक्षण में जो अधिनियम जो बनी है सन्निमय में, कायदे में, तो वो क्या है उसके बारे में हमको देखना है। उसके बाद में माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो जिसको हम बोलते हैं ना कि किसी ने कुछ चुरा के अगर कुछ उसके ऊपर में अपना नाम कोडिंग्स करके अगर उसको इम्प्लीमेंटेशंस करता है तो वो किस प्रकार से गुनाह होगा, है ना, क्राइम होगा। तो वो हमको देखना है माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 के ये प्रकरण में हमको देखना है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट्स में, कि इसके अंतर्गत में कायदा किस प्रकार से बना हुआ है, सन्निमय किस प्रकार से बना हुआ है, और ये तंत्रज्ञान अधिनियम क्यों आया, काय के लिए आया, और इससे किसको किसको बेनिफिट्स हुआ और किसको नुकसान हो। उसके बाद में साइबर अधिनियम, आपने बहुत बार सुना होगा कि ये क्राइम है, ये साइबर क्राइम है ना, किसी को गलत मैसेज भेजना ये साइबर क्राइम है ना, किसी के बैंक में से पैसे को वसूल करना ये साइबर क्राइम है। आपने बहुत बार साइबर क्राइम के बारे में या शब्दों को सुना होगा। यही हमको पढ़ना है कि साइबर अधिनियम क्या है, बराबर है, किस प्रकार से इसका जो हम स्कोप बोलते हैं वो कहाँ पे ये हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि इसको फॉरवर्ड मत करो, ये गुनाह ठहरेगा अगर आपने इसको बहुत बड़े पैगामे के ऊपर में अगर आपने इसको भेजे तो ये गुनाह रहेगा। कई ऐसा भी मैसेज आता है कि आप ये बहुत सारे जनों को बताइए कि इस प्रकार से हो रहा है। तो ये सोशल मीडियाज़ के अंतर्गत में ये साइबर अधिनियम आता है। उसके बाद में हमको देखना है कि विद्यापीठ के पेपर का प्रारूप क्या है ना। अगर आपका MCQ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। अगर ऑनलाइन ही आपकी अगर परीक्षा होती है तो आपको MCQ ये 4 यूनिट्स के ऊपर में आएगा और 4 यूनिट्स में आपको 40 प्रश्नों को आपको छुड़ाना रहेगा, टिक करना पड़ेगा, है ना। आपने अभी फर्स्ट सेम में भी देखा होगा, आज से आपकी जो परीक्षा शुरू हुई है
उसके लिए भी आप देखते होंगे कि MCQs में है। लेकिन अगर नहीं होता है, अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो ऑफलाइन में आपको सारे के सारे प्रश्न के उत्तर लिखना पड़ेगा, जो भी सेंटर रहेगा वो सेंटर में जाके। तो उसमें जो विद्यापीठ का जो पेपर प्रारूप है BCom 3rd सेम व्यापारिक सन्निमय के बारे में, तो उसमें ये किया है कि यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 1 में यूनिट 1 रखा गया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन 1 ये जो आएगा ये यूनिट 1 से ही आएगा। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो यूनिट 1 से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रारूप कैसा रहेगा, तो उसमें क्वेश्चन 1 A B, A 8 मार्क के लिए रहेगा, B 8 मार्क के लिए रहेगा, शॉर्ट आंसर्स रहेंगे उसमें। लेकिन उसके और में C ये जो प्रश्न रहेगा, ये प्रश्न डिस्क्रिप्टिव रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, बराबर है, तो वो 16 मार्क के लिए रहेगा। यानी कि यूनिट 1 से आपको प्रश्न क्रमांक या क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाएगा। एक बात ध्यान में रखना, यूनिट 1 इज ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 1, देन क्वेश्चन 2 देखना, ये रहेगा यूनिट 2 से। सेम पैटर्न रहेगा A B और C। A के लिए 8 मार्क्स को पूछा जाएगा, B के लिए 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और C उसी के और में C रहेगा, वो 16 मार्क्स के लिए रहेगा यूनिट 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 ये यूनिट 2 से पूछा जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 ये यूनिट 3 से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3A 8 मार्क के लिए रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3B ये 8 मार्क के लिए रहेगा, और अथवा C जो रहेगा ये 16 मार्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आपको विनिमय साध्य अधिनियम, मनी लैंडिंग प्रतिबंधन, ये यूनिट उपरोक्त संरक्षण अधिनियम 1986, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 और साइबर अधिनियम, ये यूनिट 4 में 3 चैप्टर है। ये 3 चैप्टर में से आपको क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, क्वेश्चन 4 A रहेगा 8 मार्क के लिए, B रहेगा 8 मार्क के लिए, और C रहेगा 16 मार्क के लिए। ये 3 चैप्टर में से कहीं से भी आपको A B और C को कवर करेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 ये रहेगा, वो कैसा रहेगा, यूनिट 1 के लिए A रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट 1 से रहेगा A, क्वेश्चन B जो रहेगा यूनिट 2 से रहेगा, C ये जो प्रश्न रहेगा यूनिट 3 से रहेगा, और चौथा जो प्रश्न रहेगा वो यूनिट D जिसको हम बोलेंगे, D जो रहेगा ये यूनिट 4 से रहेगा। A B C D, A जो रहेगा यूनिट 1 से रहेगा, B जो रहेगा यूनिट 2 से रहेगा, C जो है ये यूनिट 3 से रहेगा, और D जो रहेगा ये यूनिट 4 से रहेगा। और ये चारों की चारों बीट कंपलसरी रहेगी, ध्यान में रखना। और हर बीट ये 4 मार्क के लिए रहेगा, टोटल 16 मार्क का रहेगा, और टोटल जो पेपर रहेगा वो 80 मार्क का रहेगा। इस प्रकार से टोटल 80 मार्क का पेपर आपको छुड़ाना है बिजनेस लॉ में, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।